वेलकम टू आवर शो। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर दसन आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के एमडी आयुर्वेद्य जीवन दसन के साथ। जी, आपने कभी कभार अपने आसपास किसी लोगों को ऐसे देखा होगा कि उनको अचानक से पैरालिसिस का अटैक आ जाए, वो लड़खड़ा रहे हों और आप इस चीज़ को देख के हैरान भी हो जाते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर ऐसा होता है क्योंकि पैरालिसिस का अटैक कभी भी किसी को भी और कहीं भी हो सकता है। इसके कारण क्या है, इसका इलाज कैसे हो सकता है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम अपने शो में देंगे। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर जीवन दसन जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि पैरालिसिस का अटैक कभी भी कहीं भी हो सकता है, किसी को भी, पर ये इसका कारण क्या है, ये कैसे हो सकता है और किन किन लोगों को हो सकता है, या फिर लोगों में पहले ये चीज़ देखी गई है, अचानक से हो जाता है, इसका रीज़न क्या है? देखिए, पैरालिसिस के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को, इंसान को अपाहिज बना देती है और इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मेनली रीज़न आज की डेट में ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दो ऐसे रोग हैं जो आज हर घर में किसी ना किसी को हैं और हर बंदा, हर इंसान इसके लिए, इसके इलाज के लिए एक टैबलेट के रूप में कुछ ना कुछ उसकी दवाई चल रही होती है। और कभी भी, क्योंकि इलाज जड़ से नहीं होता और वो बीमारियां और दवाइयां बढ़ती चली जाती हैं, उसकी वजह से जो शुगर रोग है, मेनली जो शुगर कारण है, उसमें ब्लड में फाइबर्स बनते हैं, धागे बनते हैं जो क्लॉट्स में, जिसके कारण क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा ब्लड है उसके अंदर क्लॉट बन जाते हैं। वो क्लॉट जब ब्रेन में जाता है तो वो हमारी जो ब्रेन में जो हमारी नर्व्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से कई बार हेमरेजिक हो जाता है, हेमरेज हो जाती है, वो नस फट जाती है वहाँ से। कई बार वहाँ पे मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कई बार नॉन हेमरेजिक अटैक होता है। नॉन हेमरेजिक में नस फटती नहीं है, वो एक क्लॉट के रूप में क्लॉट बनता है जो उस ब्रेन के एरिया को वो डैमेज करता है। उसके बाद वो जो ब्रेन का एरिया, जिस पार्ट को वो कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, बॉडी के जिस हिस्से को मैनेज कर रहा होता है, वो हिस्सा फिर काम नहीं करता। अगर सपोज कीजिए लेफ्ट साइड में अगर क्लॉट बना है तो राइट साइड इफेक्टेड होती है, अगर राइट साइड में बना तो लेफ्ट साइड इफेक्टेड होती है। तो मेनली ब्लड प्रेशर, शुगर, इसके और भी कारण है। जैसे स्पाइन के थ्रू भी ऐसे पैरालिसिस होता है कि हमारी स्पाइन में कोई इंजरी हो गई, हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई, हमें कोई ट्यूमर बन गया ब्रेन में, उसकी वजह से भी पैरालिसिस होता है। लेकिन वो धीरे धीरे होता है। जो एकदम से पैरालिसिस होता है वो ब्रेन स्ट्रोक के कारण होता है, जिसमें क्लॉट बना, हेमरेजिक, नॉन हेमरेजिक दोनों तरह के होते हैं। तो ये मेनली उसकी वजह से होता है, जिसके बाद पेशेंट जो है उसको कई बार अगर हेमरेज हो तो हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है और उसको 24 से 72 घंटे वहाँ रखना पड़ता है। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा कारण ब्लड प्रेशर और शुगर है। इसी को, इसलिए मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर और शुगर जो आज जो 80% जो पेशेंट पैरालिसिस का शिकार होते हैं उसकी वजह बनता है। तो ये मेनली रीज़न है। तो अगर मैं बात करूं अब अगले क्वेश्चन की, तो हर जगह पे इमरजेंसी केसेस में डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो सकते क्योंकि अटैक है, कभी भी हो सकता है और कहीं पे भी, और ज़रूरी नहीं है कि उसके आसपास डॉक्टर अवेलेबल हों। तो फर्स्ट एड के लिए कि कोई ट्रीटमेंट ऐसा है कि जैसे ही अटैक हुआ उसके आसपास के लोग उसे वो ट्रीटमेंट दे सकें? देखिए, ऐसा है, इसमें सबसे पहले सीटी स्कैन करवाया जाता है कि उसको हेमरेजिक है अटैक या नॉन हेमरेजिक अटैक है। अगर कोई किसी को मुंह का लकवा हो जाए, केवल मुंह टेढ़ा हो, तो कई बार हम उसका सीटी और एमआरआई नहीं कहते कि ना भी करवाए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर पूरी साइड चली गई है, हेमीप्लेजिया हो गया है, तो उसमें हम कहते हैं कि पेशेंट का सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन होना चाहिए। उसमें पता चलता है कि वो हेमरेजिक अटैक है या नॉन हेमरेजिक अटैक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया जाए, शुगर चेक की जाए कि उसको, क्योंकि अगर डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसके अंदर शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दोबारा से फिर अटैक आ सकता है। तो मेनली उसको हॉस्पिटलाइज्ड इसलिए करते हैं कि उसमें उसका एमआरआई सारा चेकअप हो जाए, वहाँ पे पता चले कि उसको किस तरह का अटैक है, उस हिसाब से मैनेज होता है। अगर पेशेंट को हेमरेजिक हो गया तो फिर उसको देखा जाता है कि हॉस्पिटलाइज कितनी देर तक उसको रहना है, 24 से 72 घंटे रहना है या आगे उसकी पोजीशन कैसी है। तो एक समय उसको वहाँ पे रहना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। अगर नॉन हेमरेजिक अटैक है तो उसको बिल्कुल भी
हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ग्लूकोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर हम सीधा उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं और उसकी रिकवरी के लिए काम होता है फिर, क्योंकि रिकवरी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अटैक को रोकना, उसके बाद उसकी रिकवरी के लिए जो हमारे पास टाइम होता है वो फास्टर, अगर हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, फास्ट रिकवरी चाहते हैं, तो कुछ देर का होता है। अगर उसमें सही मेडिसिन मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। अमूमन पेशेंट जो है वो टाइम को निकाल कर आते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इसका ट्रीटमेंट, जो रिकवरी का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रिकवरी के लिए सबसे पहले ये प्रूफ हो चुका है कि एलोपैथिक मेडिसिन से आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़्यादा काम करती हैं। और अगर पेशेंट को फिजियोथेरेपी के साथ, मालिश और मसाज के साथ सही तरीके से अगर कोई गाइड करने वाला है, और अगर वो अपना गोल्डन पीरियड, जो कि अटैक के कुछ दिन होते हैं अटैक के बाद, अगर उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन उसको मिल जाए तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करता है और पेशेंट जो है वो हैंडीकैप नहीं रहता। जी, तो सर अब बात करते हैं कि हर डिसीज़ की कोई ना कोई स्टेजेस होती हैं। तो पैरालिसिस अटैक अगर हो गया है तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें रिकवरी के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं और आप कैसे करते हो उसको? देखिए, वही जो बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में अगर पेशेंट आयुर्वेद में आ जाए तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है, क्योंकि उसके बाद जब बहुत टाइम ज़्यादा हम उसको ज़ाया कर देते हैं अपना सोचने में, समझने में, डॉक्टरों के पास इधर उधर घूमने में, तो पेशेंट का वो जो गोल्डन पीरियड है वो निकल जाता है। उसकी अगर वो टाइम निकल जाए तो रिकवरी स्लो आती है। अगर वो टाइम नहीं निकला, पहले 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, अगर वो नहीं निकला और उसको आयुर्वेदिक सही मेडिसिन मिल गई तो उसको ज़्यादा ना तो फिजियोथेरेपी की ज़रूरत रहती है, ना ज़्यादा मसाज की ज़रूरत रहती है, तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। तो पेशेंट को कोशिश करना चाहिए सबको कि अगर उनके आसपास, जो भी दर्शक प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आपके आसपास किसी को पैरालिसिस का अटैक हो जाए तो वो पेशेंट जो हैं उनको आप गाइड कीजिए आयुर्वेद के लिए, क्योंकि अगर उसके लिए कोई इनके मन में क्वेश्चन है, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, उसका सलूशन हमारा संस्थान करेगा, हमारे संस्थान के डॉक्टर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ऐसे सारे रिजल्ट्स हैं, ऐसे सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एलोपैथी में कितनी रिकवरी आती है और आयुर्वेद में कितनी रिकवरी आती है। और क्योंकि ये शरीर बहुत हमारे लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, परिवार के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान अगर अपाहिज हो जाता है, उसके बाद उसको अपनी ज़िंदगी के लिए मुश्किल आ जाती है उसको चलाने में, तो परिवार को कैसे चलाएगा? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस समय को संभाला जाए, टाइम को संभाला जाए, और आयुर्वेद में टाइम पे अगर आएंगे तो ये सब चीज़ों का सलूशन हो सकता है। जी सर, हम बात करें पैरालिसिस अटैक की, तो ये अटैक अगर हो गया है अभी, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद हर कोई डिसीज़ की स्टेजेस होती हैं अलग अलग। तो अगर पैरालिसिस अटैक की बात करें तो इसकी अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें तो रिकवरी के कितने चांसेस हैं? देखिए, ऐसा है कि पैरालिसिस में अगर जितनी जल्दी पेशेंट अगर आयुर्वेदा में आएगा तो उसका रिकवरी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि क्या होता है कि पहले कुछ दिन जो होते हैं वो गोल्डन पीरियड होता है पेशेंट्स के लिए। मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास किसी को भी अगर पैरालिसिस का अटैक आता है तो वो ऐसे पेशेंट्स को आयुर्वेदा के बारे में बताएं। आयुर्वेदा में इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर स्टार्टिंग में पेशेंट आ जाता है तो फुली रिकवर हो जाता है। मैंने देखा है ऐसे हज़ारों लाखों पेशेंट्स, क्योंकि हम 1959 से ट्रीटमेंट कर रहे हैं पैरालिसिस का। तो ऐसे जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी के सामने हमने देखा कि पेशेंट आते थे और वो बिल्कुल डिसेबल, कि उनका एक हिस्सा काम नहीं कर रहा, और वो जब मेडिसिन देते थे कुछ ही घंटों बाद पेशेंट चल कर जाते थे। तो अगर हम ऐसे पेशेंट्स को टाइमली आयुर्वेदा की तरफ मोल्ड करेंगे, उनको समझाएंगे, हाँ मन में क्वेश्चन आएंगे आपके कि ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम उनको और आपको देंगे। कारण ये पर्सनली भी हम आपको हमारे YouTube चैनल पे अगर जाके आप कमेंट करोगे या हमारी वेबसाइट पे जाकर या हमें सीधा फ़ोन करोगे, जो कि हमारी हेल्पलाइन नीचे आ रही है, आपके हर क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि आज की डेट में हर कोई प्रूफ मांगता है। परिणाम कैसे? तो इन सभी, इसके पीछे बहुत बड़ा जो रीज़न है, बहुत सारे जो टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड है, और हम ऐसे हज़ारों लाखों रोगियों का आपको पता बता सकते हैं जिनको आप मिल सकते हो, जो बिल्कुल ठीक हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं, क्योंकि पहले वो बिल्कुल अपाहिज थे और आज उनका जीवन बिल्कुल नॉर्मल है। तो आयुर्वेदा में टाइमली उनको अगर आप लेके आएंगे
तो वो उनका जीवन बच सकता है। क्योंकि अगर वो टाइम अगर निकाल दिया, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, अगर टाइम निकाल दिया तो वो अपनी जीवन खुद का जो आत्मनिर्भरता भरा जीवन तो वो खुद ही नहीं जी सकता। वो अपने परिवार को क्या वो पालेगा वो बंदा, और परिवार के लिए क्या कर सकता है फिर वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इनका ध्यान, चाहे कोई बुजुर्ग भी है, अगर वो अपना आप करने लग जाए टाइम पे, अगर वो अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाए टाइमली, तो हमारे ऊपर वो उनका इतना वो रहता नहीं है कि हमें उनको संभालना है। तो अगर वो खुद अपने आप को संभालने लायक हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं। सर, अगर हम बात करें इम्प्रूवमेंट की, बिकॉज़ क्या होता है कि जब एक पेशेंट को पैरालिसिस अटैक आता है तो वो अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और काफ़ी समय से इलाज चल भी रहा होता है, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती, उसका कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि पैरालिसिस का जो ट्रीटमेंट है, अगर वो टाइमली, मैंने जैसे बोला था कि पेशेंट अगर टाइम पे आ जाए आयुर्वेद की तरफ, एक्चुअली आयुर्वेद की तरफ आते आते पेशेंट काफ़ी लेट हो जाते हैं। उनको क्या होता है कि उनको थोड़ा बहुत सुधार तो अपने आप आता है पेशेंट्स को। पेशेंट सोचता है कि मेरा सुधार जो आया है या मेरे पेशेंट में जो सुधार आया है वो एलोपैथिक ड्रग के कारण आया है, क्योंकि 15-20% पेशेंट में सुधार 1 महीने में, 1.5 महीने में आता है। वो ये सोचता है कि ये एलोपैथिक की वजह से आया है, वो इसी गलत फहमी में रहता है और वो उसका पेशेंट जो है उनका पुराना हो जाता है। अगर वही टाइम अगर आयुर्वेद में देता तो 15-20% की जगह पे 95%, 90%, 100% रिकवर हो सकते हैं। तो अब वो टाइम का जो है, जो उनको जो एक गलत फहमी है कि इसका जो है इलाज, तो उनको ये लगता है कि एलोपैथी में इतनी रिकवरी आ गई, अब आयुर्वेद में तो कई बार तो एलोपैथी में बिल्कुल रिकवरी नहीं आती, वो कहते फिजियोथेरेपी करवाइए। तो वही जो टाइम होता है जो स्टार्टिंग का, अगर एलोपैथी में पेशेंट आ जाएगा, आयुर्वेद में आ जाएगा, तो आयुर्वेद उसको 100% रिकवर करेगा। तो ये टाइम का एक खेल है। अगर वो टाइम संभाल लिया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं संभाला तो सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिजता भरा जीवन जीना पड़ता है पेशेंट को, जो एक बहुत ही एक मुश्किल परिवार के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। सर, अगले सवाल की बात करूं तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि कई बार पेशेंट को एक बार अटैक तो आता है पर फिर से दूसरा अटैक भी आ जाता है, ये इसमें क्या टाइम ड्यूरेशन लगती है, कितने समय के बाद आता है, ऐसा कुछ है, या फिर कभी भी दूसरा अटैक आ सकता है? और अगर आ गया है तो उसको कैसे रोक सकते हैं, या फिर हम कैसे इसको चीज़ को ठीक कर सकते हैं कि हमें दोबारा अटैक ना आए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आज हर बंदा, मैं अब थोड़ा बात करूँगा ब्लड प्रेशर और शुगर के बारे में। हर इंसान, उसकी जो बंदा ट्रीटमेंट ले रहा है, जो इंसान ट्रीटमेंट ले रहा है, जो रोगी ट्रीटमेंट ले रहा है, वो कहता है मैं गोली खा रहा हूँ, मैं आयुर्वेद, मैं एलोपैथ उसकी गोली खा रहा हूँ ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के लिए। तो ये गोली जो है ये ट्रीटमेंट तो करती नहीं है, ये बीमारी को मेंटेन रखती है, और ये गोली भी बढ़ती है और बीमारी भी बढ़ती है। एक टाइम पे ना वो गोली काम करती है, ना वो जो रोग है वो एकदम हावी हो करके उसकी वजह से पैरालिसिस का अटैक आने का कारण बनता है। तो अगर हम इसका इलाज आयुर्वेद में, ब्लड प्रेशर और शुगर का इलाज भी अगर आयुर्वेद में करें और जड़ से करें, ध्यान से करें, और पूरा डाइट को इसमें सारा जो रहता है आयुर्वेद का जो वात पित्त कफ उसके हिसाब से, और औषध, आहार विहार, दिनचर्या, अगर इन सब की पालना करें, सबको देखा जाए, तो रोग के जो कारण हैं, मेन जो कारण है ब्लड प्रेशर और शुगर, अगर इनको ही ख़त्म कर दिया जाए तो पैरालिसिस का अटैक नहीं होगा, बार बार नहीं होगा। और अगर कई बार मैंने देखा हॉस्पिटल में भी 3-3, 4-4 अटैक आ जाते हैं, वो इनका कारण भी यही रोग होते हैं। ये क्योंकि ये बीमारियां कंट्रोल नहीं होती, तो वो कारण जो है बने रहते हैं, उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि अपना ये जो ब्लड प्रेशर है, शुगर, ये मत समझिए कि सबको है, उसको भी है, तो ये सब ऐसे गोली खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक जानलेवा रोग है, इनकी वजह से बड़ी बीमारियां लगती हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से और ये शुगर की वजह से किडनी फेलियर होता है, पैरालिसिस होता है, ब्रेन अटैक के कारण ये बहुत सारे जो रोगी हैं वो अपना दूसरों के ऊपर उनको सारा जीवन जीना पड़ता है, उसके ऊपर निर्भर रह के, लोगों के ऊपर निर्भर रह के। तो आत्मनिर्भरता के लिए सबसे पहले तो हमें ये सोचना कि हम आत्मनिर्भर बने रहें, हमें ऐसी बीमारी ना हो, और ऐसी बीमारियों का जो कारण है, मेनली जो कारण रोग हैं वो ब्लड प्रेशर, शुगर हैं, उनको हम ध्यान रखें, उनको हम अपने जीवन से निकाल फेंक के दूर करें इनको, बिल्कुल। तो इसके लिए आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए।
सब रोगियों की इसके लिए मदद करने के लिए हम तैयार हैं। वो अपने घर में भी इनका इलाज कर सकते हैं, उनकी किचन में बहुत कुछ है, तो इसके लिए वो हमारे वेबसाइट पे जाकर या हमें टेलीफोन हेल्पलाइन उसका यूज़ कर सकते हैं। जी, जैसे अभी आपने बात की है कि आयुर्वेदिक का सहारा लेना चाहिए, आयुर्वेदिक में आपको फर्स्ट स्टेज में ही आ जाना चाहिए, है ना। पर अगर कोई पेशेंट आयुर्वेदिक का इलाज करवा रहा हो और साथ साथ में ही होम्योपैथिक या फिर एलोपैथिक का भी ट्रीटमेंट ले रहा हो, तो उसका क्या कोई फ़र्क पड़ता है आयुर्वेदिक पर, या फिर वो साथ साथ में मेडिसिन कंटिन्यू कर सकता है? देखिए, जिन दवाओं की ज़रूरत है, पेशेंट के स्टेजेस जो हैं वो आगे निकल चुके हैं, बहुत सारा उसको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसको शुगर जो लेवल बहुत अप है, ऊपर है, तो उनको जो एलोपैथिक ड्रग्स लगी हुई हैं तो धीरे धीरे हम उसको बंद करवाते हैं। साथ में आयुर्वेद दे के धीरे धीरे इन दवाइयों को हम बंद करवाते हैं। जैसे शरीर में सुधार आना शुरू हो जाता है, हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ उनको बहुत ज़्यादा असर करना शुरू कर देती हैं, उनको हम फिर धीरे धीरे बंद कर देते हैं। अगर पेशेंट साथ में सपोज कीजिए वो कहता है कि सिर्फ मैंने आपकी पैरालिसिस की दवाई लेनी है, ये ब्लड प्रेशर शुगर की दवा नहीं लेनी, तो मत ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ हमारा जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है, हमारे डॉक्टर्स उसको चेक करके अच्छी तरह से वो दे देते हैं, उनको समझा देते हैं आपने क्या क्या करना है। तो साथ में उन दवाइयों का हमारी दवाई के साथ कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर कई बार तो पेशेंट कहते हैं कि नहीं, आप हमारा ब्लड प्रेशर और शुगर इन चीज़ों को भी आप खुद ही मेंटेन और कंट्रोल करो, ठीक करो, तो हम फिर आयुर्वेदिक दवाई से करते हैं। और बहुत सारे रोगियों में तो हम पहली डोज, मतलब अपनी बीपी और शुगर की पहली डोज देते ही उनकी एलोपैथिक दवाई बंद कर देते हैं। उनको बोलते हैं कि आप चेक करो, आप 5 मिनट 10 मिनट बाद वो अगर जो हमारी जो मेडिसिन है उसका असर शुरू हो जाता है, और उनको हम बोलते हैं कि आप आधे घंटे बाद उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर और बीपी ऑपरेटर से चेक कर सकते हैं, आपको उसके परिणाम जो है सामने नज़र आते हैं। और ऐसे ही शुगर, वो उसको भी चेक करते हैं और उसी दिन से उनकी जो एलोपैथिक ड्रग है बंद हो जाती है। तो मतलब कि ये चीज़ें जो है इस तरीके से मैनेज की जाती हैं, वो देखकर पता चलता है। तो जैसे आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट अगर किसी पेशेंट ने स्टार्ट कर लिया है, तो उसके रिजल्ट हमें कितनी देर में देखने को मिल जाते हैं? देखिए, ये पेशेंट की डिपेंड करता है कि वो कब आया हमारे पास। अगर वो स्टार्टिंग स्टेज पे आ गया है तो उसको 24 से 72 घंटे के अंदर पैरालिसिस में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर वो लेट आया है, सपोज कीजिए महीने बाद आया है, 2 महीने बाद आया है, तो 15 से 25 दिन के अंदर अंदर उसको रिजल्ट सामने नज़र आ जाते हैं। पेशेंट को हम कहते हैं कि वो खुद ही असेस करे कि उसको कितना सुधार आया है। इससे पेशेंट को खुद ही पता चल जाता है कि मैं कितने दिन में ठीक होऊंगा, मेरे को रिकवरी इतनी आ गई है, और कब तक जो मेडिसिन उसे लेनी पड़ेगी उसको खुद एहसास हो जाता है। क्योंकि मेडिसिन का असर नज़र आते ही पेशेंट को एक काफ़ी हौसला भी होता है कि हाँ, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि जो इंसान किसी के ऊपर निर्भर है, चल फिर नहीं सकता, अगर जब उसको पता चलता है कि यार मेरी तो टांग में जान आनी शुरू हो गई है, मेरे हाथ में जान आनी शुरू हो गई है, तो उसका हौसला बढ़ जाता है और उसको काफ़ी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो काफ़ी स्वस्थ हो जाता है। तो देखा गया है कि कई जो पेशेंट होते हैं उनके हाथ में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर पैर में, जैसे पैरालिसिस अटैक होता है तो एक साइड पूरी की पूरी सुन्न भी हो जाती है उसके साथ, है ना। पर कई बार क्या होता है कि इलाज करते समय जो है कि अगर पैर में कोई मूवमेंट दिख गई है पर हाथ में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, उसका क्या कारण है? देखिए, जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं, ऐसे हिस्से हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले पेशेंट कोशिश करता है चलने की, क्योंकि उसने मूवमेंट करनी होती है, तो उसकी रोग के बाद जो मूवमेंट है टांग में ज़्यादा रहती है, तो फिजियोथेरेपी उसकी ऑटोमेटिकली टांग में ज़्यादा होती है, उसके एफर्ट्स रहते हैं। बाजू हाथ का ऐसा होता है कि वो एक हाथ चल रहा है, एक नहीं चल रहा, तो एक हाथ को यूज़ करता है ज़्यादा, उसको वो पड़ा रहने देता है ऐसे ही, उसका यूज़ नहीं करता, तो उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती। तो क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के साथ हमारे जो अंग होते हैं, जैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम अगर प्रयास करते हैं साथ साथ अपने अंगों को चलाने का, तो ब्रेन का लिंक बनता है हमारे अंगों से। अगर हम फिजियोथेरेपी या मालिश जो हम समझाते हैं, उसका जो रीज़न यही है कि जब पेशेंट खुद एफर्ट्स करता है, साथ में मेडिसिन ले रहा है, तो उसके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका अपने अंगों के साथ लिंक बनता है। क्योंकि जब वो एफर्ट्स नहीं करता
जिस अंग से वो एफर्ट्स नहीं करेगा वो अंग ऐसे ही पड़े रहते हैं। और जिन अंगों को वो चलाता है, साथ में दवाई खाता है, तो उसका लिंक मेडिसिन के साथ ब्रेन से उस अंग का लिंक डेवलप होता है। वहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो काम करते हैं, सेल्स काम करते हैं। तो पेशेंट का जितना एफर्ट होता है, जितना अधिक एफर्ट रहता है, जिस अंग से ज़्यादा एफर्ट्स रहेंगे वो अंग जो है जल्दी स्वस्थ होंगे, वो अंग जल्दी काम करेंगे। तो ये एक तरीका है, पेशेंट्स को हम समझाते हैं, जो भी पेशेंट्स होते हैं, जब हम इतनी डिटेल में उनको समझाते हैं, जब वो ऐसा करते हैं तो सभी अंग जो हैं उसके चलने शुरू हो जाते हैं और उनमें मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। कई पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमने बहुत सारी मेडिसिन खा ली हैं और अभी भी खा रहे हैं, फिर भी कोई भी उनका जो इलाज नहीं अच्छे से हो पा रहा है या फिर उनको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं बहुत क्रॉनिक हो जाते हैं, 20-20 साल हो जाते हैं उनको। जो 20 साल वाले पेशेंट हैं, 18 साल वाले पेशेंट हैं या 15 साल वाले पेशेंट हैं, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो जब वो ये सब करते हैं नॉर्मल तरीके से, जब दवाई यहाँ से लेते हैं और वो सोचते हैं दवाई नहीं काम कर देना है, वो कुछ भी नहीं करते ज़्यादा, वो दवाई के बारे में उनके मन में एक पैदा हो जाता है कि ये मेडिसिन से ये पेशेंट ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि मेरा डिजीज़ पुराना है, मेरा डिजीज़ बहुत ज़्यादा पुराना है, क्रॉनिक है, मुझे उससे ट्रिपल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो अगर हम पेशेंट को उसके एफर्ट्स के बारे में, डिजीज़ की हिस्ट्री के बारे में और जो कि जितना पुराना रोग है उसके बारे में जब पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा क्योंकि रोग बहुत पुराना है, तो मेडिसिन के साथ साथ जब उनको वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं तो पेशेंट में सुधार आता है। हाँ, जो 20 साल वाले होंगे वो 100% ठीक नहीं होंगे, लेकिन वो अपना काम करने लायक बन सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि वो अपना काम करने लायक बन जाएं, सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं, आत्मनिर्भर बन जाएं। जी, जैसे कई बार एलोपैथिक डॉक्टर ये कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज आ जाती है अटैक की, तो पेशेंट उनके पास आते हैं और जितना ट्रीटमेंट हो गया उस समय हो गया और रिकवरी जितनी हो गई सिर्फ उसी समय हो गई, उसके बाद कोई रिकवरी नहीं हो सकती। क्या आयुर्वेदिक में ये चीज़ है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये क्या होता है कि जैसे कि 6 महीने हो गए किसी को एलोपैथिक ड्रग लेते, वो डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर से बार बार क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे को आज 6 महीने या 8 महीने हो गए या 1 साल हो गया, मेरे में रिकवरी नहीं आ रही, मेरी रिकवरी रुक चुकी है, मेरी जितनी रिकवरी थी 20%, 25%, जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग में 15-20% रिकवर पेशेंट धीरे धीरे होते हैं, उसके बाद रिकवरी रुक जाती है। तो वो डॉक्टर से जब क्वेश्चन करते हैं कि रिकवरी तो आ नहीं रही, मैं आपके पास हर 15 दिन बाद आ रहा हूँ, तो उसका कारण बताइए, तो फिर डॉक्टर यही बोलता है कि जितनी रिकवरी आनी थी आ गई, अब आपके सेल्स जो हैं बाकी डैमेज हो चुके हैं, वो अब काम नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता और कोई भी नहीं कुछ कर सकता। ये गलत है, क्योंकि देखिए डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर हैं या आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, अपनी पैथी जो पढ़ा होता है, जो सीखा होता है, उसको उसके बारे में ज़्यादा पता होता है। तो डॉक्टर, अगर हम सारे एक्सपेक्ट से हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि अगर एलोपैथिक डॉक्टर ने ये बोल दिया है तो बस वो दी एंड है, आगे कुछ हो नहीं सकता। वो दूसरा एक इसका बहुत बड़ा विकल्प कोई हो सकता है, कारण आयुर्वेदा बहुत विशाल है। अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो शास्त्र के मुताबिक अगर कोई इलाज होता है, उसके शास्त्र के अकॉर्डिंग जब अगर कोई दवाई बनती है, अगर हम सारे शास्त्र के नियमों को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सब ईश्वर द्वारा रचित है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारा भला होता है, हमें लाभ मिलता है, इम्प्रूवमेंट आता है। क्यों? क्योंकि वो जब जिस पैथी में जो नियम होते हैं जब वो फॉलो होते हैं, जब उनको फॉलो किया जाता है तो पेशेंट में सुधार आना संभव है। क्यों? क्योंकि वो एक सिद्ध चिकित्सा है, आयुर्वेद एक सिद्ध चिकित्सा है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर वो एक पहली बार जो मेडिसिन हम आजमाएंगे या उस पेशेंट के साथ पहली बार, ऐसे लाखों रोगियों के जो प्रमाण हैं, जो पेशेंट ठीक होते हैं उनका जो प्रमाण होते हैं वो हमारी शक्ति होती है। हमें पता कि इतने पेशेंट ठीक हुए हैं, ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं और उनको ठीक किया है, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम प्रयासरत रहते हैं
कि पेशेंट ये ठीक हो जाए, और वो ठीक भी होते हैं। तो मेडिसिन में अभी फिजियोथेरेपी का बहुत नाम आ गया है कि कोई भी अगर इंजरी हो जाती है तो हम फिजियोथेरेपी को रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स मोस्टली, है ना। पर अगर इसमें बात करूं, इस अटैक में अगर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है तो वो कितनी की ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है? देखिए, फिजियोथेरेपी, मैं ये सोचता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है फिजियोथेरेपी का, लेकिन फिजियो आयुर्वेदा में इसको व्यायाम, पेशेंट के लिए एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें हैं। तो ये पेशेंट, जो पुअर पेशेंट है, ये घर पे उसका परिवार भी कर सकता है। और मैं कहूँ चाहे अमीर है या गरीब है, वो खुद उसका परिवार अगर करे तो ज़्यादा अच्छा है, पेशेंट खुद एफर्ट्स करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिजियोथेरेपिस्ट, अगर घर में कोई और सदस्य नहीं है तो फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ होगा। अब बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर कह देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स बोल देते हैं कि ये जो इलाज है ये तो अभी फिजियोथेरेपी कराओ। तो अकेली फिजियोथेरेपी इतना काम नहीं करती, अगर साथ में आयुर्वेदा और जड़ी बूटी, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो इस रोग के कारण, हर रोग के कारण, हर रोग के लिए ईश्वर ने, भगवान ने दिए हैं, और ऋषि मुनियों ने उसका ज्ञान दिया है, तो हमें वो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। साथ में हमें ऐसे जो औषधीय पौधे हैं, जो अलग अलग बीमारियों के लिए, जो हमारे शास्त्रों में मेंशन है, अगर उनसे मेडिसिन बनी है, और वो मेडिसिन अगर हम फिजियोथेरेपी के साथ साथ या व्यायाम के साथ साथ ले रहे हैं, तो उसका जो फ़ायदा है वो 3-4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है। तो हमें इनका सहायता लेनी चाहिए। ऐसा हमें ज्ञान होते हुए भी हम ऐसा नहीं कर रहे कुछ लोग, जिसकी वजह से वो अपंगता का जीवन सारी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। ऐसा गलत है। तो सर, ये तो बातें हो गई कि ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं। अब बात ये है कि जो हमें देख रहे हैं दर्शक हमारे, अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहें, आपसे कांटेक्ट करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि 3 से 5 करोड़ लोग आज की डेट में जो है वो पैरालिसिस से अपाहिज हैं, और हमने उनको संकल्प लिया है कि जितने रोगी हमारे साथ संपर्क करेंगे, उनको हम आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे, उनको जो आज वो दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, हम अधिक से अधिक लोगों को, सब तो कोशिश मैं जितनी भी करूं, सब तो मेरे कांटेक्ट में नहीं आ सकते, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, हमारे संस्थान की पूरी कोशिश है कि उनमें से अधिक लोगों को हम आत्मनिर्भर बनाएं, और बाकी के जो पेशेंट, आगे जो पैरालिटिक के जो जिनको खतरा रहता है, वो बीपी, शुगर, ये जो बीमारियां हैं जिनके कारण ये रोग हो सकता है, वो बीमारियों के ऊपर अंकुश लगे, ताकि ब्रेन अटैक कम से कम लोगों को हो, और अगर किसी को हो भी तो टाइमली वो आयुर्वेद की तरफ आएँ, ताकि वो अपाहिज ना ही रहे, ना ही हो, और अपंगता का जीवन ना ही जिए, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ भी जाए तो आयुर्वेद में उनका स्वागत है, आयुर्वेद उनको ठीक करने में पूरी तरह से सक्षम है। अधिक से अधिक जितना भी उनका जो लाभ उनको मिलेगा, वो आयुर्वेद से जितना मिल सकता है, किसी भी और पैथी से आत्मनिर्भरता के लिए नहीं मिल सकता। तो मेरी कोशिश है कि हमारे संस्थान की कोशिश है कि हम ऐसे रोगियों के लिए काम करें जो उसमें गरीब रोगी हैं, जो ये इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको नहीं ले सकते, तो वो उनको भी हम उनकी भी हेल्प करें, ताकि हम अधिक से अधिक रोगियों को उनका जीवन जो है वो संवार सकें। तो एक तो ये कोशिश है। सेकंड ये है कि हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी पैदा हो रहे हैं रोगियों के मन में, उनके मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं, तो वो हमारे YouTube पे चैनल पे आके, या हमारे सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम्स हैं, फेसबुक है, तो हमारे वेबसाइट पे जो www.drdasans.com उसके ऊपर जा कर के वो अपने कमेंट या अपने सवाल वो रख सकते हैं। पर्सनली हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के थ्रू या हम टेलीफोन के थ्रू, जो हमारी हेल्पलाइन है उसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे शो हो रही है, हमारी वेबसाइट पे भी है, तो हम उनके सवालों का जवाब दे पाएँ। हमने किसी भी तरह के किसी भी जो चीज़ें हैं, जो क्यास लगाए जाते हैं, जो जितने भी किंतु परंतु हैं, हम कोशिश करेंगे उनको विराम देने की, उनकी हेल्प करने की। देखिए, हम ईश्वर नहीं हो सकते, लेकिन हम
कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी का अधिक से अधिक फ़ायदा करें, उसका भला करें, उसको अधिक से अधिक उसका जीवन जो है उसको उसकी जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। तो यही हमारा प्रयास है। और मेरी पेशेंट के जो भी दर्शक हैं हमारे, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, और जो उनके जो क्वेश्चंस हैं उस चैनल के थ्रू अपने जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं, जो हमारा प्रयास है कि उनका अपने आप ही उनको क्वेश्चन कम करने पड़े और उनका आंसर मिल जाए उनका, तो हम कोशिश करेंगे उस चैनल के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, आपके चैनल, आपके जो आपका टीवी चैनल के थ्रू, कि लोगों के मन के जो क्वेश्चंस हैं उनका अधिक से अधिक हम उत्तर देने का, और उनके मन की जो भ्रांतियां हैं, उनके मन के जो उनके अंदर जो क्वेश्चन मार्क्स हैं उनका सलूशन करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे साथ आज साझा की है। सो मैं अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी और सवाल है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करके लिख सकते हैं, और उसका जो जवाब है हम आपको देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और ये जो जानकारी है, मुझे पूरी आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी और आपके बहुत ही काम आने वाली ये जानकारी है। सो अभी मैं आपसे अलविदा चाहूँगी। पूजा संधू को अलविदा दीजिए। नमस्कार।